So, without delaying, I also take a presence mark over here, parents of Avi Sharma. So, good evening, everyone. નમસ્કાર. નમસ્કાર. આમ તો થોડુંક જમ્યા પછીનું સેશન પછી સાંજનું સેશન એટલે કે જમવા પહેલાંનું સેશન એ વધારે ભારે હોય. તો આજના સેમિનાર જે સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ કમિટી એન્ડ યુથ વિંગ કમિટી દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝડ સેમિનાર ઓન ધ રોલ ઓફ ઇનોવેશન ઇન મોડર્ન બિઝનેસ. કોઈને ખબર છે કે ભારતમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન ક્યારે શરૂ થયું? કોઈ કહેશે? ના, ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન, ફર્સ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન રિવોલ્યુશન 1854માં પહેલી વખત બોમ્બેમાં એક મિલની સ્થાપના થઈ અને ત્યાંથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન ચાલુ થયું. એટલે એપ્રોક્સિમેટલી ગણવા જઈએ તો 170 વર્ષ. 170 વર્ષમાં આખી પરિભાષા એટલી ચેન્જ થઈ ગઈ કે આજના સમયમાં બિઝનેસ કોઈ પણ હોય એમાં ઇનોવેશનની ભૂમિકા મુખ્ય ભૂમિકામાં આવી ગઈ. કોઈ MBA કરેલા હોય અને જો 1970, 80, 90 કે 2000માં MBAમાં કોઈ અભ્યાસ કરેલો હોય તો ત્યારે આ શબ્દ નહોતો. ત્યારે એક જ શબ્દ હતો, એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. બટ હાલના એજ્યુકેશનમાં આફ્ટર 2000 ધ ઇનોવેશન વર્ડ હેઝ એન્ટર્ડ and it is a part of everyday's movement. So without much time, to start this program, I would like to welcome Shri Vijay Mewawala for welcome address. नमस्कार, गुड इवनिंग. आज का ये सेमिनार द रोल ऑफ द इनोवेशन इन मॉडर्न बिजनेस. हर एक को बिजनेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन चाहिए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए. और हमारे बाद की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है हमारे बाद के, जैसे मेरा लड़का है और मैं बिजनेस में हूँ तो मुझे फॉलो करता है कि भाई डैडी क्या कर रहे थे. जैसे आप लोगों भी यंग जनरेशन भी है और मेरे जैसे एज वाले भी है यहाँ पे. यंग जनरेशन भी ऐसा सोचते हो कि डैडी क्या करते हो. आप लोगों का भी अपने मन में भी ऐसा आता है कि मैं करूँ ऐसा मेरा बेटा करे या उससे कुछ अच्छा करे. तो जो स्टाइल हमारी है आज, अपनी जो स्टाइल थी वही स्टाइल से अपना बेटा धंधा करता है या उनमें कुछ ऐड करके कुछ ज़्यादा करता है. मगर आज के इस सेमिनार में अपने पोते जैसी उम्र के लड़के को सुन के कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं और गीता के माध्यम से कैसे बिजनेस को ज्वाइंट उन्होंने किया है उनकी स्पीच में, वो जानने का अवसर आज हमें मिल रहा है. ही इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, SSC में ही पढ़ता है अभी. और ये एज में उनका नॉलेज और एक कैसे ये जो सब्जेक्ट है कि रोल ऑफ द इनोवेशन इन द मॉडर्न बिजनेस, तो आज के ज़माने में, आज के युग में हम कैसे इनके जरिए, इनके स्पीच के जरिए इनमें से कुछ एडॉप्ट कर अपने बिजनेस में वो जानने की कोशिश करेंगे. मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के तेज तराट वक्ता श्री अभी शर्मा जी, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और जिन्हें भारत के वंडर बॉय के नाम से भी जाना जाता है. मैं आज के कार्यक्रम में उनका विशेष और हार्दिक स्वागत करता हूँ. अभी उनके फादर मदर भी आए यहाँ पे. उनकी मदर ने अभी हमको ऑफिस में बताया कि जब 1.5 साल का था तभी से वो साइन बोर्ड पढ़ने लग गया था. ICICI बैंक, रिलायंस, व्हाटएवर एक्स्ट्रा सो इन सो वो पढ़ने लग गया था. जब वो स्कूल नहीं गया था, जब ABCD मालूम नहीं थी, तब से वो साइन बोर्ड पढ़ रहा था. तो वो पहले से जब से बॉर्न हुआ तब से ही वंडर बॉय. मंच पर उपस्थित SDCCI के मेरे साथी, मेरे सेक्रेटरी श्री नीरव मानलेवाला, हमारे ट्रेजरर श्री मुनाल भाई शुक्ला, ग्रुप चेयरमैन श्री शैलेश भाई देसाई, चैम्बर के एंटरप्रीनियर्स डेवलप कमेटी के चेयरमैन राकेश भाई जोशी, हमारे और ग्रुप चेयरमैन श्री अशोक भाई जीरावाला, चैम्बर की यूथ विंग कमेटी के को चेयरमैन डॉक्टर विजय रांदड़िया जी, चैम्बर के सदस्य, उद्यमी, व्यवसायी, सज्जन और सन्नारियों. आज के इस कार्यक्रम में आपका
सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हौसलों से उड़ान होती है, मुश्किलें भी आसान हो जाती है। हौसलों से उड़ान होती है, मुश्किलें भी आसान हो जाती है। मन में जब विश्वास हो, सपनों की राह में भी संजीवनी मिल जाती है। अभी शर्मा के साथ इस कार्यक्रम में हम अपनी नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प ले, क्योंकि हौसले और मेहनत से हर मंजिल पाई जाती है। आज के कार्यक्रम का विषय मॉडर्न बिजनेस में इनोवेशन की भूमिका का है। इनोवेशन मॉडर्न बिजनेस का लाइफ ब्लड है, जो कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है और उन्हें बदलते बाजार की स्थितियों से अनुरूप सक्षम बनाता है। आज के युग में जो व्यवसाय इनोवेशन नहीं पा लेते, वो प्रतिस्पर्धी से बाहर हो जाता है। आज के मॉडर्न युग में अगर जमाने के साथ हम नहीं चलेंगे तो बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारी कॉम्पिटिशनें चलती है और पूरा विश्व इस कॉम्पिटिशन में शामिल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार स्विट्जरलैंड, यूएस, स्वीडन दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेटिव देशों में से माना जाता है। हमारा भारत जिसमें 40वें स्थान पर है। वर्ष 2015 में भारत की रैंक 81 थी, इसलिए भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। 15 से लेकर 8 साल में भारत ने 81 से 40वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर कंपनियों ने R&D में 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया, जो इनोवेशन संचालित विकास में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा हुआ है। वर्ष 2024 तक भारत 90,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ खुद को एक मजबूत इनोवेटिव कल्चर वाले देश के रूप में स्थापित कर लेगा, जिसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। सरकार स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाएं लागू करके सभी क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। भारत का एग्रीटेक क्षेत्र बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। 1300 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप फार्मिंग टेक्निक, सप्लाई और चेन मैनेजमेंट और मार्केट एक्सेस में इनोवेशन कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में IoT संचालित समाधानों के फसल की पैदावार में 20 से 30% की वृद्धि की जाए और पानी की खपत को कम किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिली है। अब भारत ग्रीन इनोवेशन में भी सबसे आगे, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में। आज रिन्यूएबल एनर्जी में भारत नंबर 1 पर है। देश ने 150 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। 2030 तक यह 500 गीगावाट का लक्ष्य दिया हुआ है। इसलिए अब हम सभी को 2070 तक भारत को नेट जीरो बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने की आवश्यकता है। Every great achievement being with the decision to try. As we embark on this program with Avi Sharma, let's remember that our journey is a testament to our the commitment to grow and success. जय हिंद, जय जय कवि गुजरात। ખૂબ આભાર પ્રમુખશ્રી। હવે આપના આજના મુખ્ય અતિથિ અને સ્પીકર એવા અભિ શર્મા વન્ડર બોયનું ફેલિસિટેશન કરવા માટે મેમેન્ટો અને બુકેથી ફેલિસિટેશન માટે હું વિનંતી કરીશ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી અને બધા ડિગ્નિટરીઝ। This is again an innovation. એક પછી એક ગ્રુપ ફોટો છે। સર એક ગ્રુપ ફોટો એક સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ ઇનોવેશનમાં ખૂબ સારી રીતે માને છે અને એટલા માટે જ કાપડમાંથી અને કપડામાંથી બનાવેલું બુકે કે જેનો ઉપયોગ પણ ઘરે જઈને થઈ શકે, આ બુકેથી છેલ્લા 4 વર્ષથી શરૂઆત કરી છે। પ્રોગ્રામ વિશે વધારે વિગતમાં માહિતી આપવા માટે હું ચેરમેન એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ કમિટી ડૉક્ટર રાકેશભાઈ દોશીને વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને પ્રોગ્રામ વિશે જણાવો। प्रेसिडेंट श्री विजय भाई तथा मंच पर उपस्थित सौ
ઓફિસ બેરર્સ, આજના મુખ્ય અતિથિ, फ्रेंड्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका अगर बताऊं मैं सूरत के लिए, तो नॉट ओनली चैम्बर कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, बट कभी भी ये शहर में कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ हुई हो, जैसे कि प्लेग था, कोरोना था, तो ऐसे हर एक चीज़ में चैम्बर ने बहुत सारा योगदान दिया है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की कोई भी समस्या हो, अगर सूरत में कोई भी बिजनेस की समस्या हो तो उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी के सरकारश्री के पोर्टफोलियो में पहुंचाने की बात, मतलब जैसे अभी के साथ बात हो रही थी, वी आर एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो ऐसी बहुत सारी भूमिका चैम्बर निभाती आ रही है। तो काम कैसे करती है? चैम्बर के प्रेसिडेंट के अंडर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं, तो हर एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ कमिटियां बनाई गई है। एक ग्रुप चेयरमैन होता है जिसके अंडर वो ग्रुप चेयरमैन, जैसे आज हमारे शैलेश भाई की बात करें तो शैलेश भाई के अंडर में ऐसे कुछ 3-4 कमेटी होती है, तो 3-4 कमेटी को ऐसा एक ग्रुप चेयरमैन मेंटरिंग करते हैं। अभी इस साल शैलेश भाई ने इनोवेशन किया है, जब इनोवेशन की बात चल रही है तो वैसे उसके अंदर में जो 2-3 कमेटी होती है सब इंडिपेंडेंटली उसके अंदर में काम करती होती है, पर अब की बार शैलेश भाई ने डिसाइड किया कि कुछ हर एक कमेटी का कुछ तो कॉमन इश्यूज है, कुछ कॉमन चैलेंजेस है, तो इसीलिए आज का प्रोग्राम कि कुछ एंटरप्रेन्योर है और कुछ यंगस्टर है, एक यूथ विंग कमेटी है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कमेटी है। तो शैलेश भाई ने देखा कि देश की भी कुछ प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की हो गई, तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि रादर देन जॉब सीकर व्हाई कैन वी मेक जॉब क्रिएटर्स। तो इन दैट पर्सपेक्टिव हु इज बेटर सुटेड देन अवे कि जो एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, यंगस्टर को स्पेशली इतने मोटिवेट करते हैं कि कोई ऑर्डिनरी बंदे को भी कुछ न कुछ नया क्रिएट करने का, ही हिमसेल्फ इज अ गुड क्रिएटर, जिसके अभी उसकी मम्मी बता रही थी ऑलमोस्ट 1000 जैसी रिसर्च कर दी है कि जो अपने पुराण में काफ़ी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि कॉपर से बैटरी बनाने का, और ऐसा लेटेस्ट साइंस के बीच में बहुत सारे, तो अगर उसको सुनेंगे तो सही में लग जाएगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। हालांकि स्पेशली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था एज में सीखना, एक तो एटीट्यूड रहा, कोई क्या मुझे सिखाएगा, ये भी एक छोटा बच्चा, तो ऐसा एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। बट जैसे ही हमने चैम्बर में उसके बारे में कुछ पढ़ा और नीरव भाई ने भी कुछ उनके बारे में कुछ बात बताई, तो लगा कि नहीं, नो वन एल्स कैन गिव अस सो मच एक्साइटमेंट एंड सो मच मोटिवेशन देन अवे। तो इसके रेफरेंस में आज प्रोग्राम है एंड वी आर श्योर कि एटलीस्ट आपने यहाँ बिताए हर एक पल कुछ न कुछ लेके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार राकेश भाई। नाउ टू इंट्रोड्यूस today's young speaker, I would like to invite Shri Nirav Bhai Mandlewala, Honorable Secretary of SGCCI. Good evening, friends. I won't take much time. As we know, we all are waiting to listen to Avi. But જેમને સાંભળવા માટે આપણે સૌ આવ્યા છે એનું એક નાનકડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ સૌની સમક્ષ મૂકું છું. It is an honor to introduce a truly exceptional young talent, Avi Sharma. At just 15 years of age, Avi has achieved remarkable feats, including an IQ of 161, that is higher than Bill Gates, Albert Einstein, placing him among the top 2% of the world's population. Avi is the recipient of the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, the highest civilian award for children in Bharat. He has been recognized globally, holding accolades from the World Book of Records London, India Book of Records, more than 200 national awards and 6 international awards. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi has spent more than 8 minutes with him in an online meet with him. Avi's accomplishments span various fields. He is the author of Balmukhi Ramayana, a motivational speaker with TEDx
a junior scientist and a coder who developed Madhav, a voice assistant, and has created 20 computer applications. His dedication to social causes is evident through his free mentoring in Vedic math and coding, and his mission, Shiksha and Sanskar, which inspires children to connect with Indian culture. Avi is also a child artist and host of the online talk show Celebrity Corner with Avi. His journey is nothing short of inspiring, and we are privileged to have him with us today. Please join me in welcoming the Wonder Boy of India, the Wonder Boy of Bharat, Avi Sharma. Thank you. So the floor is yours, the Wonder Boy of India, Avi Sharma. Let's give a big round of applause and welcome Avi on the floor. क्रतवो यन्तु विश्वतः। सो ये ऋग्वेद का जो मंत्र है ये हमें बताता है कि मेरे पास जहां से भी अच्छे और इनोवेटिव विचार आए उन्हें आने दीजिए। तो सर्वप्रथम तो आदरणीय प्रेसिडेंट सर को, मीना सर को और सारे ही यहाँ जितने भी गणमान्य जन उपस्थित हैं SGCCI के, उन सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सर्वप्रथम तो SGCCI की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज इस बहुत ही वंडरफुल सेशन के लिए इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं देने आया हूँ, मैं आप सभी से खाली बात करने आया हूँ। तो केम छो सूरत मजामा? अब देखिए मुझे इतनी गुजराती आती है ना, तो आज आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा आप सभी से बात करने आया हूँ और ये बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है विच इज द रोल ऑफ इनोवेशन इन मॉडर्न बिजनेस। तो पहले तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि इनोवेशन इस शब्द पे हम लोग थोड़ा गौर करें। आजकल के जमाने में हम एक ऐसे जगत में जी रहे हैं जहां पर वर्ल्ड पल पल बदल रहा है। मतलब स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम्स तक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेकर अब AI व्हीकल्स तक हम पूरे इस देश ने बहुत ज्यादा प्रगति की है। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंपनियां एकदम जो नई नई आती है मार्केट में वो मार्केट लीडर बन जाती हैं, जैसे कि हाल ही में ChatGPT के साथ हुआ। ChatGPT शायद 2022 या 21 में आई थी और आज ChatGPT AI जगत को रूल कर रही है। पर कुछ कंपनी के साथ ऐसा भी होता है कि वो इतने टाइम से है मार्केट में, फिर भी वो अपने ऑडियंस पर, अपने जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन तक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पहुंचा पाई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उसका रीजन है दैट हाउ दे अप्रोच इनोवेशन। इनोवेशन की ओर उनका एक अप्रोच कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने नेशन में इनोवेशन को प्रमोट करना है। वैसे भी मोदी जी का मिशन ही है वोकल फॉर लोकल। हमारे जो इंडिया के बिजनेसेस हैं, इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हमको बढ़ाना है और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है वो है इनोवेशन। तो अब इनोवेशन में मैं सबसे पहले बात करूं तो हमको कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स को देखना होगा जिनसे हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन को कर सकते हैं। यानी कि अपना एक जो बिजनेस है उसमें इनोवेशन को शामिल कैसे करें, इसके लिए पहले तो हमको कुछ बहुत ही ज्यादा कोर प्रिंसिपल्स को देखना होगा। तो चलिए, इसके लिए ये इतना डीप टास्क है कि मैं इसको खुद अकेले नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं मदद लेना चाहूंगा वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर की, जो है भगवान श्री कृष्ण। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स की जो इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आता है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, यानी कि जिसको भगवत गीता के 3वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म के रूप में बताते हैं। अब निष्काम कर्म क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि फल हमारे अधीन है ही नहीं। अब इसको भगवान एक बहुत फेमस श्लोक में बताते हैं, सभी ने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अब इसका इनोवेशन से क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ। देखिए, इनोवेशन एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं आपको बताऊं, टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी डेलिकेसी की तरह है, ये उन गुजराती खाने की तरह है जिसको बनने में टाइम लगता है लेकिन बनकर स्वाद बहुत अच्छा आता है, वर्सेस जो इंस्टेंट फूड होता है जो ठीक है बन तो जल्दी जाता है बट उतना ज्यादा मजा नहीं आ पाता। तो वैसे ही जैसे कहा जाता है ना, as Rome wasn't built in one day, so wasn't these great companies। इन जो बड़ी बड़ी कंपनीज को बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा है और इनोवेशन भी एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप चाहेंगे कि आप इनोवेशन अपने किसी बिजनेस में, किसी वेंचर में इम्पार्ट करें और आप एकदम ही यूनिकॉर्न बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इनोवेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसको हमें शांति से करना है और ये फल हमें अवश्य ही देगा। इसके लिए मैं बात करना चाहूंगा गूगल की। गूगल का नाम सबने सुना है, हम सभी लोग गूगल को ऑब्वियसली जानते ही हैं। तो गूगल में एक उनका रूल है 20% टाइम रूल। उसमें वो लोग क्या करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको पूरे जो वर्क वीक उनका रहता है उसका 20% ऑफ टाइम जो उनके एम्प्लॉयज हैं दे कैन स्पेंड डूइंग द प्रोजेक्ट्स दे लाइक। मतलब गूगल के जो भी एम्प्लॉय है पूरे वर्क वीक का 20% टाइम वो उन चीजों पर दे सकते हैं वर्क वीक का, मतलब वो काम करते हुए जिन प्रोजेक्ट्स पर वो पैशनेट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से हमें जीमेल, गूगल न्यूज जैसे अलग अलग नए नए इनोवेशन मिले हैं। तो यह दिखाता है कि जब एम्प्लॉयज पर किसी भी एक हम बोल सकते हैं टारगेट की फाउंडेशन नहीं होती है, तभी इनोवेशन फ्रीली फ्लरिश कर पाता है। यानी कि गूगल के एम्प्लॉयज पर एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट है, वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर इनोवेशन फ्लरिश कर सकता है और इसीलिए ही वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है। तो अब मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी छोटी सी स्टोरी है उससे परिचित कराना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ था, गूगल के जो भी करंट सीईओ है सुंदर पिचाई जी, तो सुंदर पिचाई जी अपनी वाइफ, उनकी जो वाइफ अंजलि, उनके साथ एक्चुअली उनके फैमिली फ्रेंड ने उनको डिनर पे इनवाइट किया था। हम सभी जाते ही हैं डिनर पे, वैसे भी गुजराती तो खाने का मैंने सुना बहुत ज्यादा शौकीन भी है, क्यों सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस, तो उनको वैसे इनवाइट किया था डिनर पे। तो उन्होंने कहा अपनी वाइफ से कि आप घर से ही चले जाइए ना, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं वो फिनिश करके सीधा ऑफिस से आ जाऊंगा। कॉमन टॉक्स। बट क्या हुआ, मिस्टर पिचई जब अपनी गाड़ी लेकर निकले तो उनको वो एड्रेस फाइंड करने में इतनी ज्यादा कठिनाई हुई और वो इतना ज्यादा लेट पहुंचे कि वहां पर तब तक डिनर खत्म हो चुका था। एंड इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर बोथ मिस्टर एंड मिसेस पिचई। सो वहां पर सुंदर जी ने ये सोचा कि ये मेरे साथ हुआ है, हो सकता है दूसरों के साथ भी हो, ये प्रॉब्लम कितनों को थी, बट आज से पहले इसके बारे में सोचा किसी ने नहीं था। तो सुंदर पिचाई जी ने अपनी टीम को असेंबल किया और बोला कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और आज उनके उसी प्रोजेक्ट को हम सभी लोग गूगल मैप्स के रूप में जानते हैं। तो हम सभी ने अपनी लाइफ में गूगल मैप्स कभी ना कभी यूज किया है। थैंक यू। तो हम सभी ने गूगल मैप्स कभी ना कभी यूज किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि इनोवेशन की जो जननी होती है वो होते हैं आइडियाज, और आइडियाज कब फ्लरिश कर सकते हैं, जब हमारे ऊपर इमीडिएट रिजल्ट्स की या कुछ इमीडिएट टारगेट्स की बाउंडेशन ना हो। जहां एक फ्री माइंड होता है वही इनोवेशन फ्लरिश कर सकता है, और इसीलिए ही आज गूगल इतनी ऊंचाइयों पर है। अच्छा, आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एप्पल, आईफोन वाली कंपनी सबको मालूम है, तो उस एप्पल और वो एक्चुअल खाने वाला एप्पल के बीच में एक समानता मुझे बताइए, नाम को छोड़ के, ऑब्वियसली दोनों का नाम एप्पल है। तो द एप्पल कंपनी और द एप्पल फ्रूट, दोनों के बीच में क्या समानता है? दोनों खाने से आनंद मिलता है, वो देखने से मिलता है, खाने से मिलता है। ओके, यस, दैट्स वन ग्रेट आंसर। जी सर। दोनों का शेप जो है, बाइट करने से जब रियल एप्पल में जो शेप जनरेट होता है ना, वही वो एप्पल है। ओके, दैट्स अनदर आंसर। आप में से ऑडियंस में से कोई, कम ऑन। ओके, चलिए अगर नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। दोनों आंसर्स दे आर करेक्ट, बट हाँ, इसका एक और आंसर ये है कि दोनों में एक ऐसा एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जहां पर ग्रोथ और एडेप्टेबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाता है। एप्पल कंपनी में भी हम देखेंगे तो ग्रोथ और एडेप्टेबिलिटी उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और नेचर में जहां पहाड़ों वाली जगह में कश्मीरी सेब उगते हैं वहां पर भी उनको एक सिमिलर एनवायरनमेंट मिलता है जहां वो ग्रोथ कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट को। तो ये एक बहुत ही की फीचर्स
सारी कंपनीज का। अच्छा, अब हमने सफलता की बात तो सुन ली, गूगल ने ये चीज की, उसको सफलता मिल गई, परंतु जहां सफलता होती है वहां विफलता भी होती ही है। तो अब मैं चलिए आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसका प्रोडक्ट्स हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी यूज किए ही है। उसका नाम है नोकिया। अब नोकिया का सबने फोन यूज किया है, वो हैंडशेक ऐसा बना आता था फोन में, सबने यूज किया है कि नहीं नोकिया के? यस, नोकिया 3310 वगैरह। तो एक टाइम पर आप सभी को याद होगा नोकिया मार्केट लीडर हुआ करता था, मतलब कीपैड वाले फोन्स, मतलब ऑब्वियसली नोकिया। बट एकदम से ऐसा क्या हुआ कि नोकिया के फोन आज किसी के घर में शायद ही देखने को मिल जाए? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब स्मार्टफोन से डिजिटलाइजेशन आया फोन्स में, तो नोकिया ने क्या किया, इसमें अडॉप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट नोकिया को इमीडिएट सक्सेस की चाह थी, और उसी इमीडिएट सक्सेस की चाह में नोकिया मार्केट से पीछे रह गया। एंड दैट्स द रीजन कि आज नोकिया के फोन शायद ही हम में से किसी के घर में देखने को मिले। तो ये चीज हमें समझाता है कि इनोवेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनोवेशन के लिए हमें कोई भी बाउंड्रीज ना होना, मतलब अपने एक पैशन को, अपने इनोवेशन को फॉलो करना विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इमीडिएट रिजल्ट्स। तो आई होप ये पॉइंट तो हम सभी को क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि देखिए इनोवेशन हर जगह है। अच्छा, सभी ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है, जिन्होंने ये बल्ब्स का आविष्कार किया था। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले करीबन 500 बार फेल हुए थे। 500 बार फेल होने के बाद करीबन उन्होंने बल्ब बनाया था। तो जब उन्होंने बल्ब बना लिया तो एक रिपोर्टर ने उनसे आगे पूछा कि एडिसन जी, आपने इतनी बार बल्ब बना के आप फेल हुए, आपको क्या लगता नहीं कि आपने इतना टाइम इतना वेस्ट किया? उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये लगता है कि मैंने 500 ऐसे तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं चलता। तो आप सोचिए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने इमीडिएट रिजल्ट की चाह में पहली या दूसरी बार के बाद ही छोड़ दिया होता तो आज शायद हम लोग ये सेमिनार तो कर रहे होते, लेकिन कैंडल लाइट्स के बीच में। जो पढ़ने गए तो ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना में बिल्कुल मजे नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं इससे यही चीज बताना चाहता हूँ कि इनोवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वाक्य से हमको एक और चीज सीखनी चाहिए कि जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आएंगे, हमेशा ही सब चीज पॉजिटिव नहीं होती है। तो जब भी कोई ऐसा डाउन फेज आए तो हमें हमेशा ही ये सोचना चाहिए कि इनसे मैं क्या लर्निंग ले सकता हूँ। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये एक एंटरप्रेन्योर की एक पहचान जरूर होती है। तो आई होप आप सभी को, वैसे तो SGCCI का इतना सारा सपोर्ट बना ही रहता है, बोथ मॉरल एंड ऑल द लॉजिस्टिकल सपोर्ट वगैरह, बट आप सभी लोग ये भी रखिए कि इनर मोटिवेशन आप हमेशा रखेंगे जैसा एडिसन ने रखा था। तो देखिए कितने ग्रेट इनोवेशंस ऐसे ही हमें मिलते हैं। दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परिवर्तन या एम्ब्रेसिंग द चेंज। अच्छा, भगवान गीता में एक चीज बताते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय। मतलब इसमें भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, कि दिन के बाद अगर रात आती है तो रात के बाद सुबह आना निश्चित है। तो परिवर्तन से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अडॉप्ट करना चाहिए। एक बहुत ही फेमस लाइन बोली गई है, दैट चेंज is the only constant. Now it may sound like an oxymoron, but ये कहा जाता है कि परिवर्तन ही इस जगत में एकमात्र स्थायी चीज है। ये दोनों अपोजिट्स है, परिवर्तन और किसी चीज का स्थायी होना, बट यही जगत में कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन हमेशा होता रहता है। अब देखिए, परिवर्तन की वजह से ही शायद आज हम प्रगति कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर जो आदि मानव थे उन्होंने आग जलाने का नहीं सोचा होता, या उन्होंने उस केव से नॉर्मल पत्तियों के घर बनाने का, जो भी आगे परिवर्तन है उसका नहीं सोचा होता, तो हमारी मानव सभ्यता भी इतनी तरक्की नहीं कर पाती। तो परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने बिजनेस में भी नए इनोवेशंस को टाइम के साथ लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक कंपनी आपको यहाँ दिख रही होगी, नेटफ्लिक्स के बारे में सब लोग जानते हैं। नेटफ्लिक्स पर आजकल मूवी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स, आप लोग को बताऊं कैसे शुरू हुई थी। एक सीडी सबको मालूम है ना आपको, एक सीडी रेंटिंग कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। मूवीज की जो सीडीज होती थी उनको रेंट करती थी, बेचती थी। बट जैसे डिजिटलाइजेशन आने लगा, नेटफ्लिक्स ने इस परिवर्तन को अपनाया, इस चेंज को अपनाया और अपने खुद के अंदर इनोवेशन किया और एक ई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गई। और आज तो हम सभी जानते
हमेशा ही नेटफ्लिक्स की तरह जब भी कोई परिवर्तन आए, जैसे मार्केट में भी हमेशा कोई ना कोई नई चीजें आती रहती है, तो वी नीड टू अडाप्ट टू दैट। अगर हमने अपनी आइडियोलॉजी स्थिर रखी कि नहीं हमारे ये उसूल है, हम इन पर टिके रहेंगे, तो उससे काफी कंपनीज का बहुत बहुत नुकसान भी हुआ है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है जो है कोडाक। अब कोडाक भी नेटफ्लिक्स की फील्ड की कंपनी थी, क्योंकि कोडाक जो था वो पहले कैमरास बनाता था। कोडाक के कैमरास पहले के जमाने में बहुत ज्यादा चलते थे। आप लोग को बताऊं मैं कि डिजिटल कैमरा जो आजकल हम लोग यूज करते हैं उसका आविष्कार सबसे पहले कोडाक कंपनी ने ही किया था। बट क्या हुआ, वो अपने रील्स, जो पहले रील वाले कैमरा आते थे ना 32 से कुछ 36, उसमें फिल्म्स आती थी जिनसे हम फोटो खींचते थे, तो उस बिजनेस में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया कि वो इस चीज को अडॉप्ट कर ही नहीं पाया। जबकि डिजिटल कैमरा का इनोवेशन उन्होंने ही किया था, बट वो इस आते हुए परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं किया और फिर कोडाक बैंकरप्ट हो गया। तो इसीलिए ही यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन आए उसको किसी ना किसी वे में हमें अडॉप्ट जरूर करना चाहिए। अब अडॉप्ट करना कुछ बिजनेसेस में बहुत बड़ा रिस्क भी हो जाता है। जो मेरा बहुत अगला पॉइंट है दैट इज रिस्क, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। भगवान एक श्लोक है योगम कर्मसु कौशल्यम, उसमें ये बताते हैं कि जीवन में किसी भी चीज का कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप सभी में से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं एस्पायरिंग भी हो, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो है रिस्क। क्योंकि मैं अभी ग्रेड 10th में हूँ, हमको अभी हमारी क्लास में आईटी में हमने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसमें हमने यही पढ़ा कि एनी पर्सन हु स्टार्ट्स अ न्यू वेंचर एंड टेक्स रिस्क। तो टेकिंग रिस्क एंटरप्रेन्योर की एक बेसिक उनके रगों में होता है, कैपेसिटी होती है उनकी, तो उसमें भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना। क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है, सपोज मुझे किसी एक नए इनोवेशन करना है तो मैं उसके लिए क्या ले रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क। इसमें मैं पहले उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज एक्वायर करूंगा, स्किल्स एक्वायर करूंगा, और उसके बाद लिए जाने वाले रिस्क को हम कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। तो बुद्धिहीन जहातिहा, ये पूरा जो श्लोक है इसमें भगवान यही समझा रहे हैं कि जब हम किसी भी चीज के बारे में स्किल एक्वायर करते हैं, नॉलेज लेते हैं, तब जाकर जो हम रिस्क लेते हैं उसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। क्योंकि उससे हमारा जो कर्म होता है, हमारा जो ड्यूटी होती है, उसके फुलफिलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसा कोई एग्जांपल है, जी हाँ, जो मैंने बात की थी एप्पल की। एप्पल कंपनी स्टार्ट हुई थी एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से। वो मैक नाम के कंप्यूटर्स बेचा करते थे जो इतने ज्यादा फीचर्स से लोडेड होते थे कि पहले के जमाने में एप्पल के कंप्यूटर में जितने फीचर्स आते थे उतने फीचर्स कोई और कंप्यूटर आपको दे ही नहीं सकता था। अब जब स्टीव जॉब्स और एप्पल कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज के मन में आया कि हमें आईफोन जैसा एक चीज लॉन्च करनी होती है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क था वो टाइम पे। क्या लोग मोबाइल फोन जैसी चीज जो अब तक खाली कॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें कंप्यूटर जैसे फीचर्स को अडॉप्ट कर पाएंगे? क्या वो उसको स्वीकार करेंगे? बट स्टीव जॉब्स और एप्पल ने क्या किया, दे टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क। उन्होंने मार्केट को पूरा स्टडी किया, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स करे और अपने प्रोडक्ट को वो साहब से अडॉप्ट करवाया, तब जाकर उन्होंने आईफोन लॉन्च किया, और लॉन्च करते ही आईफोन मार्केट के टॉप पर आ गया। तो शायद इसीलिए ही मैं कहूंगा कि एप्पल का आईफोन आज बोला जाता है टेक्नोलॉजी का कॉर्नरस्टोन है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। व्हाई? जस्ट बिकॉज इनोवेशन एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। और एप्पल इससे कभी पीछे नहीं हटता है। बट मैंने अभी नेटफ्लिक्स की बात की थी, नेटफ्लिक्स के ही समकालीन एक कंपनी थी ब्लॉकबस्टर, जो काफी सेम ही काम करती थी, सीडीज रेंट करना, मूवीज की सीडीज जो होती है उनको बेचना। और एक टाइम पर ये बहुत बड़ी कंपनी थी, इतनी बड़ी कि नेटफ्लिक्स को एक्वायर करने वाली थी, इनकी डील होने वाली थी। बट क्या हुआ, ब्लॉकबस्टर ने ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना सही नहीं समझा। उनको नेटफ्लिक्स में ना ही पोटेंशियल दिखा, ना ही उनको ये रिस्क लेना ठीक लगा। और हम सभी जानते हैं कि आज नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी कंपनी है, तो ब्लॉकबस्टर आज हमें शायद इतिहास के पन्नों में ही मिल जाएगी। तो दैट्स व्हाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्लॉकबस्टर ने क्या किया, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया।
अगर वो लोग मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्शन कर पाते, अगर उसको पूरी तरीके से स्टडी करते, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव एक्वायर्ड नेटफ्लिक्स। तो यहाँ पे हम ये चीज इससे समझ सकते हैं दैट हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना बिजनेस में, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इनकॉर्पोरेटिंग into this innovation into your entrepreneurship, it's very important to take calculated risk, because दुनिया किसी भी चीज को hands on accept नहीं कर लेती है। ऐसे कितने सारे innovations रहे हैं पूरे इतिहास में जिनको इन्वेंटर्स को लोगों ने स्टार्टिंग में मैडमैन या उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। तो वैसे ही आप भी जब कोई इनोवेशन करें तो अपने अंदर एक डेडिकेशन हमेशा ही बनाए रखें कि नहीं, मेरा ये इनोवेशन जो है मैं प्रॉपरली इसको अच्छे से एक अच्छे विजन के साथ कर रहा हूं तो ये सक्सेसफुल जरूर होगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ ग्रेट विजन। अब यहाँ मैं शार्क टैंक का पीयूष बंसल नहीं बन रहा हूँ कि विजन की वैसी बातें करूं, बट विजन को गीता में धर्म के रूप में बताया गया है। व्हाट इज योर धर्म, आपका विजन क्या है? तो विजन जब होता है ना तो आप इनोवेशन को सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। देखिए इनोवेशन बहुत टाइप के होते हैं। अब आलू से सोना बनाना ये भी एक इनोवेशन है, ये इनोवेशन है, यस। या फिर बड़ी बड़ी ड्राइवरलेस कार्स बनाना, बड़े बड़े एआई में नई नई चीजें लॉन्च करना, ये भी इनोवेशन है। बट एक इनोवेशन पे आप लोग हंस दिए और दूसरे वाले पर आप लोग अभी मुझे सीरियसली सुन रहे हैं। सो दैट्स द डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड विजन। तो इसीलिए ही आपको ये समझना पड़ेगा, हम सभी को ये जानना पड़ेगा कि हमेशा ये क्लियर विजन एक सही इनोवेशन की तरफ लीड करता है। अच्छा, इलन मस्क का नाम सबने सुना है। अब बिजनेस की फील्ड में है तो वर्ल्ड के बिलियनियर जिनके इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको कौन नहीं जानता होगा। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं ड्राइवरलेस कार्स, एआई ड्रिवन कार्स को पूरे हर दुनिया की गली गली में चलवाऊंगा। साथ ही साथ उनका एक और ड्रीम था कि मैं ह्यूमन मैनकाइंड की जो बाउंड्रीज हैं मैं उनको पूरे स्पेस में फैलाऊंगा, मैं मार्स में भी अपना एक सिविलाइजेशन खड़ा करूंगा। और इन सब में से बहुत सारी चीजें हमें आज होती दिख भी रही हैं। टेस्ला के थ्रू इन्होंने अपनी एआई ड्राइवरलेस कार्स लॉन्च भी कर दी हैं और अमेरिका में वो तो अब उबर की तरह यूज भी हो रही हैं। और साथ ही साथ स्पेसएक्स के थ्रू वो स्पेस की और पूरी टेरेस्ट्रियल फील्ड में जो कॉस्मोलॉजी की फील्ड होती है उसमें नए नए इनोवेशंस करते जा रहे हैं। तो वो इसलिए ही आज वर्ल्ड के शिखर पर बैठे हैं, ही इज वर्थ बिलियंस। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने इनोवेशंस किए सबका एक प्रॉपर विजन था, उनका एक प्रॉपर एम्बिशन था जिसके लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेटेड रिस्क भी लिए, उसके लिए बहुत सारी उन्होंने स्टडी भी की, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका एक विजन था। तो मैं यही कहता हूँ कि जब तक सपने हम बड़े नहीं देखेंगे, जब तक एक क्लियर विजन नहीं रखेंगे, तब तक जीवन में हमें सफलता प्राप्त होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं एक अभी 15 साल का बच्चा हूँ। मैं जब 2-3 साल का था मैंने ड्रीम देखा था कि कभी देश का जो सर्वोच्च पद पर आसीन पर्सन है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं अभी तो प्रधानमंत्री जो है, मुझे उनसे एक बार मिलना है, बात करना है। तो अब मैं अगर इसको एक सपना समझ के छोड़ देता तो शायद आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा नहीं होता। आई रियलाइज दैट ड्रीम, मैंने उसको अपना विजन बनाया, आई वर्क टुवर्ड्स इट। और आज मुझे जो सर ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि यस, जब मैंने मोदी जी से बात की आई रियलाइज माई ड्रीम दैट इट केम ट्रू। तो वैसे ही जब एक अच्छा विजन रखेंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड ड्रीम रखेंगे, तो वो जरूर मतलब आपके दे विल बी रियलाइज्ड और वो हकीकत में होंगे। अब देखिए, मैं अगर बात करूं एसजीसीसीआई की, तो एसजीसीसीआई की क्या है? उनका एक क्लियर विजन है कि एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट से जोड़ना है। दे नीड टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, और साथ ही साथ उनको नए एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प भी करनी है और जो एग्जिस्टिंग है उनको गवर्नमेंट की नई नई स्कीम से मतलब परिचित भी करवाना है। और ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स के थ्रू मोटिवेशनल सेशंस और एग्जीबिशंस भी उनको कंडक्ट कराने हैं। दे हैव अ वेरी क्लियर विजन। और आज मैं जब सर से बात कर रहा था, आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट एसजीसीसीआई सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और इतने सारे अलग अलग कार्य वो कर रहे हैं। एंड आज उनकी सक्सेस का श्रेय उनके हार्डवर्क और विजन को जाता है। सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एसजीसीसीआई प्लीज। तो देखिए, ये
मैं आपके सामने हकीकत प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम तो सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ नाम लिए जा रहे हैं, विदेशों में तो इतनी फैसिलिटीज होंगी। मैं आपको आपके सामने एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट अगेन हमने सक्सेस का बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, बट मैंने पहले ही कहा था सफलता है तो विफलता भी है। अच्छा, याहू का नाम यहाँ किस किस ने सुना है? याहू का नाम किस? ओके, बहुत सारे लोगों ने याहू का नाम सुना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे एक टाइम पर याहू बहुत बड़ी कंपनी था। याहू के सर्च इंजन चला करते थे। याहू मेल पहले .yahoo.com ऐसी मेल बहुत सारों के पास होगी। मेरे इवन फादर भी आज भी मतलब वो मेल यूज तो नहीं करते, यस, बट वी हैड अ मेल ऑफ yahoo.com। तो याहू एक टाइम पर गूगल जैसी, बट गूगल से काफी बड़ी कंपनी था, और ऐसे भी हालात आ गए थे दैट याहू गूगल को एक्वायर करने वाला था। अगेन सेम केस विद नेटफ्लिक्स एंड ब्लॉकबस्टर। बट क्या हुआ, याहू बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में डिस्ट्रैक्टेड था। उनको इस फील्ड में भी जाना था, उनको उस फील्ड में भी जाना था। दे वांटेड टू एंटर ई-कॉमर्स, दे वांटेड टू एंटर डिफरेंट ऑफलाइन फील्ड्स। तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड विजन था। देखिए, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना गलत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इनोवेशन, बट डाइवर्सिफाइंग विदाउट हैविंग अ क्लियर विजन, that is a very very big problem which was with Yahoo। और आज Yahoo कहाँ गायब हो गया हमारी मेल से, हमारे सर्च इंजन से, और शायद हमारी मेमोरी से भी, ये किसी को नहीं पता है। सो आप देख रहे हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन धीरे धीरे, अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप समय से और मार्केट से काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो वही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, हम सभी को ये चीज बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी दैट इनोवेशन, कांस्टेंट इनोवेशन विद अ क्लियर फोकस एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जितने भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखे, एक बार चलिए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो था कि विदाउट किसी इमीडिएट सक्सेस की चाह के हमको इनोवेशंस करने हैं, उस पर डेडिकेटेड रहना है। दूसरा, परिवर्तन, मार्केट में जो चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करना है। तीसरी जो चीज हमने समझी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और उसके बारे में ज्ञान कांस्टेंट प्राप्त करते रहना है, बोथ नॉलेज एंड स्किल्स। और चौथा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना विजन क्लियर रखना है। सो अपना विजन और मिशन जब हमारा क्लियर रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रोफेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश होगा और विल बी एट द टॉप ऑफ आवर फील्ड्स। अब देखिए, हमने इतनी सारी चीजें समझी, बट ये सब आपको थ्योरी जैसा लगेगा अगर हमने ये नहीं समझा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज थी जो एक टाइम पर छोटी कंपनीज रही होंगी, बट जब उन्होंने इन आदर्शों को अपनाया, when they incorporated these ideas with innovation in them, आज वो कहाँ है। तो सबसे पहले तो एक बहुत मैं अपनी बात करना चाहूंगा। देखिए, मैंने जब इन चीजों को अपनाया तो मैंने एक बुक लिखी है, बालमुखी रामायण, जैसा कि आप सभी को बताया गया है, so it's an abridged version of Ramayana in 250 chunks। तो मैंने भी, मुझमें भी राइटिंग थी, मैं राइटिंग में काफी अच्छा लिख लेता था, और मैंने देखा कि राम जी का जो मैसेज है मुझे जन जन तक पहुंचाना है। पर आजकल के जमाने में बच्चे रामायण पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्या रीजंस दिए जाते हैं? बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, इतनी लंबी है, हम कैसे पढ़ें, अरे तो संस्कृत में है या अवधी में है, ये भाषा तो हमें समझ में ही नहीं आती। सो आई केम अप विद अ न्यू इनोवेशन, जिसको हम कहते हैं दैट इज बालमुखी रामायण। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसको एक तो 250 छंदों में लिखा, विच इज बहुत छोटी है, यू कैन ऑलमोस्ट रीड द होल रामायण इन 15 मिनट्स। इसको मैंने मेलोडियस वे में लिखा ताकि आप एंजॉय करते करते पूरे रामायण को कंप्लीट भी कर लें, और सबसे बड़ी बात, हिंदी भाषा में लिखा है ताकि आप सभी इसको आराम से पढ़ सकें, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारी डिफरेंट रामायण है, बट वन रामायण फॉर एवरीवन, ताकि सभी लोग रामायण के आदर्शों का लाभ उठा सके। सो इट्स अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, आप सभी लोग वहां से इसको बाय कर सकते हैं। अब देखिए, मैं भी एंटरप्रेन्योर ही हूँ, तो मैं भी अपनी बुक का प्रमोशन तो जरूर करूंगा जी। ये सब हमें करते रहना चाहिए बाय द वे।
और दूसरा जो मैंने एक इनोवेशन किया, जो माधव वॉइस असिस्टेंट के बारे में सर बता रहे थे, मैंने लॉकडाउन में जब देखा कि कंप्यूटर आजकल की एक जरूरत बन चुका है, बट बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज पीपल, डिसेबल्ड लोग या हाउसवाइफ है जो कंप्यूटर से उतने फेमिलियर नहीं है, ये ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे पीपल के लिए बनाया माधव वॉइस असिस्टेंट, जो कंप्यूटर के स्टार्ट से लेकर शटडाउन तक क्योंकि कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग विद योर वॉइस। और विद टाइम ये मैंने तब बनाया था जब एआई चैट जीपीटी का नामो निशान भी नहीं था, बट जैसे ये टेक्नोलॉजीज आई, मैंने अपने माधव में इन टेक्नोलॉजीज को मैं इनकॉर्पोरेट करता गया, यानी कि परिवर्तन के साथ मैंने भी अडॉप्ट किया। क्योंकि अगर मैं इसको खाली एक वॉइस असिस्टेंट बनाकर छोड़ देता तो शायद आज मेरे इंट्रोडक्शन में ये वाला पार्ट स्किप कर दिया जाता। तो इसीलिए ही मैं इसको करता गया। मैंने बहुत सारे रिस्क भी लिए, बट जिससे आज आई एम प्राउड टू से कि मेरा जो मानव वॉइस असिस्टेंट है एलेक्सा और बड़े बड़े वॉइस असिस्टेंट से काफी मायनों में बहुत ज्यादा आगे है। तो उसमें तो अभी आगे काम बहुत ज्यादा चल ही रहा है। तो बस मेरा आप सभी से शेयर करने का यही मोटिव था कि इनोवेशन कितना इम्पोर्टेंट है और इनोवेशन को रियलाइज करना और प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सी माय केस स्टडी इज जस्ट वन ऑफ देम। मैं बात करूं अमेज़न की, तो अमेज़न स्टार्ट हुआ था एक गराज में, एक ऑफलाइन बुक स्टोर के जैसे। तो जेफ बेजोस जो थे उन्होंने ऑफलाइन बुक स्टोर शुरू किया था, और फिर जब उन्होंने देखा डिजिटलाइजेशन आ रहा है, सो दैट्स व्हेन he incorporated digitalization in his bookstore, और धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के थ्रू वो बन गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर, दैट इज अमेज़न। और उसके थ्रू धीरे धीरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच इज अमेज़न, जो बोलता है इंडिया को अपनी दुकान। सो दैट्स व्हाई अगर जेफ बेजोस ने वो टाइम पर परिवर्तन के साथ, चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं किया होता, तो शायद आज अमेज़न इस मार्केट में होता भी नहीं, बिकॉज एक बुक स्टोर से ज्यादा आज वो कुछ बन भी नहीं पाते। सो इसीलिए ही चेंज के साथ खुद को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा फ्रॉम गैराज टू रिचेस, दैट्स द जर्नी ऑफ अमेज़न। तो अच्छा चलिए, ये तो हुई विदेशी कंपनी की बात। अगर मैं हमारी खुद की देश की टाटा कंपनी की बात करूं, तो टाटा कंपनी इनोवेशन करने से कभी भी डरती नहीं। सो इनोवेशन इज नेवर अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, चाहे वो टाटा नैनो हो, चाहे वो टीसीएस हो। अब मैंने यही दो एग्जांपल्स क्यों बोले, सी टाटा नैनो एक बहुत अच्छा इनोवेशन था, बट वो मार्केट में चल नहीं पाया। वेयरएज टीसीएस एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन था अगेन, बट उसको मार्केट ने बहुत इजीली अडॉप्ट कर लिया। तो अब टाटा कभी भी इनोवेशन करने से डरता नहीं है। सो इसमें बहुत ज्यादा वो सक्सेस क्यों पा पाए हैं, बिकॉज उनमें कोई इमीडिएट रिजल्ट की चाह नहीं है। धीरे धीरे वो इनोवेशंस करते रहते हैं और उनमें से बहुत ज्यादा सक्सेस भी होते हैं। सो टाटा ग्रुप वी नो इंडिया की जीडीपी में एक मेजर पोर्शन टाटा ग्रुप होल्ड करता है, एंड इसीलिए ही आज शायद टाटा ग्रुप को पूरे इंडिया में माना जाता है। अगर बोला जाए कि आप सभी से एक ग्रुप पर अगर पूरा इंडिया का भरोसा है, सो दैट्स ऑब्वियसली दी टाटास। तो इसीलिए ही ये बताता है कि इतनी पुरानी कंपनी होकर भी उन्होंने चेंज में कभी भी संकोच नहीं किया। अब देखिए, जब जो जे.एन. टाटा थे, जब वो विदेश गए थे, तब उनको अपने पहले टाटा स्टील का आइडिया आया था। तो वहां से लेकर उतनी पुरानी कंपनी है ये, और आज तक वो क्यों सरवाइव कर पाए हैं, बिकॉज अपनी लेगेसी को मेंटेन करने के साथ उसमें वो छोटे छोटे इनोवेशंस करते रहे, जिसने आज तक टाटा को रिलेवेंट बना रखा है। वरना कुछ समय के बाद टाटा कंपनी भी एक ओल्ड कंपनी की तरह मार्केट में खाली बिजनेस स्कूल की पुरानी स्टडीज में रह जाती। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है विच इज इन्फोसिस। इन्फोसिस का नाम सभी ने सुना है। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसका आईटी में बहुत ज्यादा योगदान है। अब इन्फोसिस ने क्या किया, वो धीरे धीरे छोटे छोटे इनोवेशंस करते रहे, जिसने आज तक उनको सरवाइव करवाया है। और आज आईटी फील्ड में अगर सबसे बड़े इनोवेशंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी नींव हमको इन्फोसिस में ही मिलेगी। सो अगेन अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जब हम इनोवेशन को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ऑब्वियसली सक्सेस हमें मिलनी ही है, बट अगेन यहाँ पर भी इमीडिएट
रिजल्ट की चिंता करे बिना एक ओपन माइंड से हमें इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये भी मैं चीज कहना चाहूंगा कि इनोवेशन के लिए हम समझे, देखिए इतनी पुरानी कंपनी है टाटा, वो भी इनोवेशन कर रही है। बहुत रिसेंट कंपनी है चैट जीपीटी, वो भी इनोवेशन कर रही है। तो इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं होती, इनोवेशन इज फॉर ऑल। अब देखिए मैं इस उम्र में हूँ, छोटा मोटे इनोवेशन कर रहा हूँ। आप लोग को 12-12, 13-13 साल के भी सीईओज इंडिया में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ केएफसी के जो फाउंडर हैं कर्नल सैंडर्स, वो इतने मतलब एजड हैं, उन्होंने 65 की एज में कर्नल साहब ने शुरू किया था केएफसी यूएसए में, क्योंकि उनका एक यूएसपी था कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे और उसमें रेसिपीज में धीरे धीरे फूड में अपनी स्ट्रैटेजी में इनोवेशन करते करते वो आज यहाँ तक पहुंचे। तो केएफसी का नाम सभी लोग जानते हैं। सो अगेन मैं ये बता रहा हूँ दैट इनोवेशन हैज नो लिमिट। तो ना एज की बाउंडेशन है, ना कंपनी की बाउंडेशन है तो बस हमारे माइंड में कि हम इनोवेशन नहीं कर सकते। तो एवरीवन वी हैव अ वेरी ओपन माइंड while we do innovation। तो इसीलिए ही इनोवेशन करते हुए अपने माइंड को खुला रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और कंपनी की बात करूंगा, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा की जो कार्स हैं बहुत ज्यादा फेमस है। महिंद्रा ऑब्वियसली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक लीडर है, बट उन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में कार्य किया बट साथ ही साथ एआई व्हीकल्स की इंडस्ट्री में और फिर सस्टेनेबल फार्मिंग इक्विपमेंट, जैसा कि अभी प्रेसिडेंट सर बता रहे थे कि एग्रीटेक में अगर आप बात करें महिंद्रा का बहुत बड़ा योगदान था। ईवी सबसे पहले इंडिया में महिंद्रा और टाटा ही लाए थे। तो अगर हम देखें महिंद्रा अलग अलग फील्ड्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है, बट महिंद्रा डिडंट लूज इट्स विजन लाइक याहू डिड। याहू आल्सो ट्राइड डाइवर्सिफाइंग इन वेरियस फील्ड्स, सो डिड गूगल। बट अंतर क्या है गूगल और महिंद्रा और याहू में, दैट याहू लॉस्ट सिर्फ विजन, वाइल यहाँ पर एक विजन, एक मिशन, एक एम्बिशन कॉमन रहा और उसी से वो लोग आज इतने बड़े बड़े इनोवेशन कर पाए हैं। और महिंद्रा अगेन ऑटोमोटिव फील्ड में तो लीडर है ही। सो अब इससे हमें ये समझना चाहिए कि इनोवेशन बहुत वास्ट टॉपिक है। इस पर अगर हम बात करने जाएंगे कि कितनी कंपनीज इसके थ्रू सक्सेसफुल हुई और इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये सेशन कभी एंड होगा। बट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और मैं आज इस सेशन के थ्रू कवर करना चाहूंगा, दैट इज कि हम इनोवेशन के तो बहुत सारे आइडियाज देख लिए हमने बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज का भी देख लिया, हमको समझ में आ गया इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आइडियाज टू फॉलो। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट द इनोवेशन विद द लीडरशिप, वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ वेज हैं। पहले तो लीडरशिप अलाइनमेंट। जब तक लीडरशिप ही अग्री नहीं करेगी इनोवेशन के लिए, तब तक इनोवेशन पूरी कंपनी में पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर आपके स्टार्टअप में, आपके कंपनी में इनोवेशन हो, सो उसके लिए इट स्टार्ट्स विद यू, द लीडरशिप। आप जब तक एक लीडरशिप नहीं कन्विंस होगी इनोवेशन के लिए, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज कंपनी लीडर्स की वजह से ही आगे बढ़ पाती है, बिकॉज लीडर्स हैव द विजन which is very important for the innovation। तो अगर जैसा भी हमने टाटा की बात की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम टाटा ग्रुप से सीख सकते हैं इंक्लूडिंग इनोवेशन, तो इसमें एक बहुत अच्छी कहानी आती है रतन टाटा जी की। तो एक बार रतन टाटा जी ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू नासिक फॉर अ मीटिंग पर्पस, ऑब्वियसली वो अपनी कार में अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ बैठकर जा रहे थे एंड सडनली क्या हुआ, उनका कार का टायर पंचर हो गया। तो वहां पे वो उतरे, पास एक चाय की टपरी थी, तो बाकी एसोसिएट्स क्या किए, ओके चलिए टाइम लगेगा 10-15 मिनट, बैठ जाते हैं यहाँ पे जाके थोड़ी चाय में पीने लगे, वहां से कुछ पीनट वगैरह खरीद के खाने लगे, व्हाटएवर। बट थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद रियलाइज किया यार रतन टाटा सर नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए। उन्होंने देखा कि रतन टाटा सर ड्राइवर के साथ मिलकर टायर ठीक करवा रहे थे एट दैट एज। आप सोचिए, तो उनके जो एसोसिएट्स थे, जो सेक्रेटरीज थे, उन्होंने क्या बोला, सर आप क्यों कर रहे हैं, तो इस ड्राइवर का काम है। तो उन्होंने कहा देखिए मानता हूँ इस ड्राइवर का काम है, बट अगर मेरे हाथ बटाने से इसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अगर मेरी हेल्प से हम थोड़ा सा टायर जल्दी ठीक कर जल्दी पहुंच पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा।
तो ऑब्वियसली आउट ऑफ थोड़ा सा शर्म आई बाकी सबको, एंड उन्होंने भी डाइट ठीक करने में हेल्प की। तो जो 15 मिनट का काम 5 मिनट में खत्म हो गया, दे रीच 10 मिनट्स अर्लियर इन द मीटिंग एंड दे फाइनली क्लोज द डील। तो यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी में जो भी छोटी या बड़ी सफलता आती है वो लीडर्स की वजह से ही आती है। तो जो इनोवेशन का जो चलन है, या हम बोले इनोवेशन का जो एक वेंचर है, वो भी स्टार्ट होगा तो लीडर्स की वजह से ही होगा। तो आप सभी अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने बिजनेसेस में एक्ट एज अ लीडर और इनोवेशन को अपने बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट करें। और दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, बिल्डिंग एंड इनोवेशन कल्चर। चलिए लीडर्स तो कर देंगे, बट एम्प्लॉयज का क्या? वहां पर एक ऐसा इनोवेटिव कल्चर हमें बिल्ड करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, जिससे कि सारे एम्प्लॉयज को भी ऐसा लगे कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ द इनोवेशन। तो इनोवेशन करने के लिए इनोवेटिव कल्चर होना चाहिए। आप सभी ने कभी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेस के वीडियोस देखे हैं? उन ऑफिसेस में क्या होता है, दे आर वेरी कैजुअल ऑफिसेस। वहां पर लोग बैठ के काम कर लेते हैं, वो कभी हो सकता है वो लेकर भी काम करते हैं, अपने पेट्स को ले आते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली येट एनकरेजिंग माहौल रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नए नए इनोवेशंस पर वो वर्क ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को पेट लाने देने का प्रोविजन करें, नो आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट इसमें आप ये कर सकते हैं, उनके लिए एक ऐसा एनकरेजिंग एनवायरनमेंट बिल्ड करें अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, ताकि उनको लगे कि यस यहाँ हम कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मुझे सुंदर पिचाई सर की एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है। तो एक बार गूगल के जो एम्प्लॉइज थे, वो ऐसे ही, मैंने बताया ऑफिस उनका बहुत चिल रहता है, तो वो अपने लैपटॉप से काम करते हुए मतलब दे वर हैविंग सम ड्रिंक्स, और वो वहां पे बोल रहे थे कि यार गूगल का तुमने इमोजी देखा है? बिकॉज गूगल हैज डेवलप्ड एंड्रॉइड, और जो इमोजीज वगैरह हम सब यूज करते हैं, गूगल का तुमने हैमबर्गर का इमोजी देखा है? उसमें हैमबर्गर का पूरा ऑर्डर ही गलत है। आप सोचो इतनी बड़ी कंपनी इतनी छोटी सी गलती करती है। अब ये चीज क्या हुआ, उनके टीम लीडर ने सुन लिया। टीम लीडर ने आके उनको बहुत डांट लगाई और उनको कंपनी से ही फायर कर दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में सुंदर पिचाई सर के साथ मीटिंग थी, तो वो टीम लीडर भी मीटिंग में गया और बहुत शान से बता रहा कि सर मैंने आज वो एम्प्लॉइज थे हमारी कंपनी के बारे में गलत गलत बोल रहे थे, मैंने फायर कर दिया उनको। सुंदर पिचाई सर उस पर भड़क गए कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उन एम्प्लॉइज को वापस बुलाया। तो उन एम्प्लॉइज ने फिर समझाया कि सर आपके जो छोटा सा इमोजी है, इसमें जो चीजों का अरेंजमेंट है, इसमें कुछ गलती है। सो सुंदर पिचाई सर डिड दिस कि उन्होंने इमीडिएटली डेवलपर्स को बुलवाया, इसको नोट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा और कुछ गलती है। उन्होंने कहा आपका ये जो ड्रिंक्स वाला जो मग है, इसमें जो फोम है ये ड्रिंक से बहुत ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारी जब उन्होंने चीजें बताई, तब उन्होंने इतनी छोटी से छोटी चीज इनकॉर्पोरेट की। यानी कि वहां पर सुंदर पिचाई सर ने क्या किया, एक एग्जाम्पल सेट किया। यहाँ इनोवेशन और छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस आइडियाज के लिए ऐसा कल्चर हमने डेवलप किया है कि छोटे से छोटा पर्सन कंपनी का एक हिस्सेदार है, वो कंपनी को अपना मानता है। अब एक बहुत मुझे अच्छा वाक्य याद आता है प्रभु श्री राम का। ये बहुत इनोवेशन से रिलेटेड है, इसमें बता रहा हूँ। जब सेतु बंधन हो रहा था रामायण में, हम सबने सुना है कि नहीं कि प्रभु श्री राम ने लंका तक का एक ब्रिज बनाया था, है ना? सो अब क्या हुआ था, जब वो ब्रिज बना रहे थे, वानर बड़े बड़े पत्थर ऐसा लेकर समुद्र में फेंक रहे, राम लेके जय श्री राम करके डाल दिया उन्होंने ऐसे। अब हुआ कि एक छोटी सी गिलहरी भी थी, वो क्या कर रही थी, छोटे छोटे यहाँ से पेबल लेती, समुद्र में जाती, डाल देती। अब एक वानर के वो रास्ते में आ गई, वानर ने देखा रहे इतनी छोटी सी गिलहरी, ये क्या सपोर्ट करेगी, बल्कि और पीछे जरूर जाएगी अगर किसी के नीचे आ जाए। तो उसने उठा के गिलहरी को फेंक दिया। अब गिलहरी लैंडेड इन दी लैप ऑफ श्री राम। तो श्री राम ने उसको ऐसे सहलाया। सो इट्स ऐसा बोला जाता है, दैट्स द रीजन कि गिलहरी के पीठ पर वो 3 मार्क है, दैट आर द मार्क्स ऑफ द फिंगरप्रिंट्स ऑफ लॉर्ड श्री राम। तो भगवान ने जाकर उस वानर को डांटा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये गिलहरी 10 ग्राम का पत्थर उठा सकती है, वो 20 ग्राम का पत्थर उठा रही है, यानी कि अपनी कैपेसिटी का 200% दे रही है। आप तो 100 किलो का पत्थर उठा सकते हो, आप 50 किलो का ही उठा रहे हो, यानी कि आप अपनी कैपेसिटी का 50% ही दे रहे हो। तो अब इस गिलहरी का कंट्रीब्यूशन आपसे बहुत ज्यादा है,
और जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं वो इस गिलहरी के पेबल्स ही फिल कर रही हैं। तो प्रभु श्री राम ने भी उस समय लीडरशिप का एक ऐसा मंत्र दिया कि हमें अपनी कंपनी में जो छोटे छोटे इनोवेशंस होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जब तक हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे हमारी कंपनी का जो ब्रिज है वो कभी स्टेबल बन ही नहीं पाएगा। सो मैं इतनी सारी चीजें इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, यानी कि कभी कभी हमको अपने आदर्शों से ऊपर उठने में कंपनी के इश्यूज होते हैं कि हम इनोवेशन को कैसे लाएं, उनसे ओवरकम करना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अपनी जो ओल्ड माइंडसेट है हमें उससे भी आगे बढ़ना है। तो आई थिंक सो अब हम सभी को समझ में आ गया है कि इनोवेशन पहले तो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या चीजें हमको फॉलो करनी है, कितने लोगों ने ऐसा किया है और आज वो कहाँ है, और साथ ही साथ अपनी लीडरशिप में अपनी कंपनी में इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो देखिए, एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी लाइफ में मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बट मैं जो थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर पाया, आई डिड दैट। आप में से कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे ये 15 साल का बच्चा एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, जर्नी की बात कर रहा है, अपनी इसकी बहुत एक्सपीरियंस हो गया इतनी सी जर्नी में इनको। तो लेट मी टेल यू दैट द जर्नी ऑफ अ पर्सन, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिगिंस as soon as he starts working towards his goal। और प्रेसिडेंट सर ने जैसा बताया ही, I started at the age of 2.5, today here I am 15, आप सभी के सामने ऐसी बातें कर पा रहा हूँ। तो ये सभी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ प्रभु का आशीर्वाद ही है, आप सबकी ब्लेसिंग्स है। और मैं भी ट्राई करता हूँ कि नए नए इनोवेशंस अपनी सेमिनार्स में, स्पीचेस में करता रहूँ, ताकि ऑडियंस को भी मजा आए और उन तक हम कुछ जो छोटा सा मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, मेरा थोड़ा बहुत जो चीजें अभी तक सीखी हैं वो मैं आप सभी से शेयर कर पाऊँ। ऑब्वियसली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल यू, और सच में बस सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू स्पीक। तो अब बस यही हमें प्लेज लेना है कि इनोवेशन हम इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज दैट्स द बेंचमार्क ऑफ सक्सेस। कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, अब्दुल कलाम जी ने कहा है दैट सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, they do things differently। So that's why I hope you all will reflect upon the ideas which I told today, and hope you enjoyed the session। तो पूरे सेशन मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। Thank you so much, Avi, for this wonderful interaction. No doubt, after even the PhD, I am taking the subject of innovation and entrepreneurship, but I cannot make this so much interactive. Salute to you. You are having a long journey to go, and we will wish that in the future you will mark and make the Bharat proud in entire world. So floor is open for a few questions. Anybody want to ask? Yeah, please. आपको माइक दे। या अभी बैठिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन दो पर्सपेक्टिव्स है शायद। श्योर। वन इज फॉर योर मॉम एंड वन इज फॉर यू। ओके। क्या एनवायरनमेंट एज अ मदर, क्या एनवायरनमेंट आपकी मॉम ने आपको दिया कि आप इतना फ्लरिश कर पाए? So from your perspective and from her perspective. Okay, so I think for me, maybe she's out for something. As soon as she comes, she'll answer from her perspective. Let me tell you from my perspective. So जितना मैं कर पा रहा हूँ every day in my life, I try to make something new. Again वही बात आ जाती है, encouraging environment, innovative environment. जो मुझे कुछ requirement होती है जैसी चीजों की, she makes it available to me because उनका पूरा मुझे सपोर्ट रहता है। तो एक ऐसे ही घर में ऐसा एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है दैट मुझे उनके साथ कंफर्ट फील होता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल अराउंड हर। आई फील वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि उनसे मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है टू डू न्यू थिंग्स, टू अचीव न्यू थिंग्स। और एक ऐसा एनकरेजिंग एनवायरनमेंट है कि जब मैं उनसे कोई भी नई चीज शेयर करता हूँ, शी ऑलवेज एनकरेजेस मी।
जैसे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ होते हुए देखा है कि वो कुछ नई चीज शेयर करते हैं तो उनको टेक्निकली बोलते डांट के भगा दिया जाता है, दैट्स द थिंग। बट मुझे ऑब्वियसली एनकरेज किया जाता है, लाइक जब मैं पहली बार अपनी बालों की रामायण के फर्स्ट 50 चंक्स मैंने लेके अपनी मम्मी के पास लेकर गया, शी एनकरेज्ड मी अ लॉट एंड एट दैट टाइम शी कॉइन्ड द नेम बालों की रामायण। फिर जब मैंने उनसे माधव का आइडिया शेयर किया, अगेन आई गॉट लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हर, और उनकी तरफ से सारे एफर्ट्स किए जाते हैं मैं जो कुछ नया इनोवेट कर रहा हूँ उसको आगे पहुंचाने तक, वर्ल्ड पे पहुंचाने तक। इट्स ऑल हर गेम। सो आई थिंक शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन मोर। तो आप उनका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन आया है मैम, आपको आंसर करना है मैम, या आपके पर्सपेक्टिव से, या प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सो एज अ मदर मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या पर्सपेक्टिव से आपने इनको बड़ा किया है कि मैं भी कुछ ले सकूं आपसे, सीख सकूं? अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अभी मिला, लेकिन हर बच्चे में टैलेंट होता है। डेफिनेटली भगवान ने सब बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है डिफरेंट। तो पर्सपेक्टिव यही था कि अगर ये जो भी चीज़ें मुझे मांग रहा है और नेशन का डेवलपमेंट हो, सोसाइटी का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। हम सब आए हैं, सब यहाँ पे ऑब्वियसली ये मानते हैं कि हमको जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए जो कि देश और वर्ल्ड हमें रिकॉग्नाइज करे। तो वही मुझे लगा कि हर मदर ये चाहती है कि उसका बच्चा नाम करे। तो जब वो अच्छी फील्ड में काम कर रहा है, ऑलवेज वो मुझसे डिमांड करता था बुक्स की, तो मैं उसके लिए अरेंज करवाती थी, जहाँ से भी मुझे लानी पड़ती थी, लाइब्रेरी से या कहीं से मंगानी पड़ती थी। तो मैं उसके इस तरह से हेल्प करती थी और यही चाहती थी कि किसी भी वे में वो उसको प्रोडक्टिव करके सोसाइटी या नेशन के कैसे भी काम आ सके। तो ये मेरा उसमें विजन था, और वो करता गया तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। वो बोल रहा मम्मा ने मुझे मोटिवेट किया, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है अगर उनका बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करता है। बहुत कोई बारी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई कि बैलेंस करे विथ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन? नहीं, ऐसा कुछ जैसे नहीं। उन्होंने भी एक चीज बोली जी। अपने प्रेजेंटेशन में कि एट द एज ऑफ 2 और 3 उन्होंने ड्रीम किया था कि मैं नेशन के सबसे लीडर है, मतलब Exactly. प्राइम मिनिस्टर, तो बिल्कुल। उनको मिलूं। तो वो उनको उस एज पे वो क्लियर कैसे हो कि ये मेरा ड्रीम है? सो एट दैट एज फॉर पेरेंट्स इट इज लाइक कि हाँ वो तो बोल रहा है। सो एज अ पेरेंट आई एम जी। राइट नाउ कि वो तो बोल रहा है, तो उसको वो कैसे क्लैरिटी हुई कि ये मेरा ड्रीम है, एंड उसने उसके पीछे उतना, मतलब वो उतना बैलेंस आपने कैसे किया कि ये आपका ड्रीम है, वो उसको वो पर्सपेक्टिव देने का कि ये आपका ड्रीम है, तो कहीं पे वो बैलेंस कैसे किया कि ये डिसिप्लिन है या ये मोटिवेशन है? एक्चुअली जब बात करते हैं तो हम लोग बच्चों की बात को मजाक में लेते हैं, लेकिन मैंने उसको सीरियसली ले लिया और वो सीरियसली लेना चाहिए। हम बोलते हैं अरे कैसे करेगा। अभी इतना ही नहीं, वो मुझे क्या बोलता है कि व्हाट इज योर, अभी इसने कम कर दिया है बोलना, लेकिन उसका अल्टीमेट एम क्या है? टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशन। वो हमेशा ये बोलता है कि मुझे नेशन के लिए कुछ करना है, एंड मैं खुश हूँ, मैं करती हूँ, मैं जितने एफर्ट होते हैं। वो बोलेगा मुझे आईआईटी करना है, आईआईटी के बाद आईएएस, उसका आईएफएस उसका मोटिव है, और आईएफएस के बाद वो जाना चाहता है इसके अंदर। लोग उसको डिस्करेज भी करते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर यू, पॉलिटिक्स अच्छी बात नहीं है, आप लोग अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा हमारे इंडिया में जनरली ये बातें होती है कि मैम, लेकिन उसका है वो खुद को समझने दीजिए। और जो आपने कहा है कि बचपन में कैसे मैंने ये जाना है कि ये है, एक्चुअली जब किसी का नेम फेम रिकॉग्निशन देखता है तो ऑब्वियसली टीवी पे कभी बात करते हैं कि भाई पीएम का इतना नेम फेम है, नहीं मुझे इनसे मिलना है। फिर थोड़े बड़ा हुआ तो ये कि किसी बच्चे को जब उसने रेड कोर्ट में जाके प्रेसिडेंट भवन में वो अवार्ड लेते देखा, हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड ऑफ नेशन, दैट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो उसको भी मम्मा ये क्या होता है? तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं उसको फिर मैं गूगल करती थी, मैंने उसके बारे में समझ। तो हर मदर को वो सब निकाल के, जब तक बच्चा छोटा है, बड़े होके तो अब ये गूगल करके मुझे समझाता है, लेकिन पहले मैं करती थी और मुझे जो चीज़ नहीं मालूम होती थी वो 4 जगह से मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करके मैं उसको समझाती थी। तो फिर मैंने देखा अच्छा कैसे होता है कि आप किसी भी चीज़ में 6 कैटेगरीज में से आप
एक्सीलेंट हो, तब आपको इनोवेशन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ब्रेवरी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इस तरह से 6 फील्ड में ही मिलते हैं। और कैसे मिल सकते हैं, तो वो कैसे, तो वो मैंने बोला कि आपको किसी भी एक स्किल पे फोकस करना है, आपको ऐसा करना है कि आपको पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले। और उसने किया। तो जब हम गाइडेड, इतने छोटे बच्चे को खुद में इतनी नॉलेज नहीं रहता है, उसका ड्रीम होता है, लेकिन हम उसको ड्रीम को, पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको पूरा करें। And one more thing, just to say, मेरा जो ड्रीम होता है वो उसको अपना ड्रीम बना के मुझसे ज्यादा कार्य करता है। तो इसीलिए शायद ऐसा बोला जाता है, मदर इज द फर्स्ट टीचर। और शायद 84 इयर्स के एसजीसीसीआई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने सवाल पूछा है जो स्पीकर के मदर को कोई पूछा है। दैट इज व्हाट द इनोवेशन टुडे। सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस फ्लोर कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप कमिटी एंड यूथ विंग कमिटी, आपको अभी समझ में आया कि यूथ विंग कमेटी यूथ को क्यों इसमें प्रोग्राम में कनेक्ट किया? ऐसे सवाल बहुत कम जगह से आते हैं। शी इज थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन ऑल्सो नर्चर आवर किड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट। मुझे 2 सवाल पूछना है। पहला सवाल विनीता जी को और दूसरा सवाल अभी को। एक तो बच्चे का बचपन और बचपन में बचपना, वो अभी में है और कब तक था, एक। और दूसरा कि अभी 10 साल के बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हो? पहले मैं विनीता जी को पूछता हूँ। नमस्ते सर। सर, बचपन है कि आप इसको बिल्कुल ड्यूअल पर्सनैलिटी कह सकते हैं। अगर आप घर जाएंगे तो बहुत डांट खाता है, अभी भी बहुत बोलते हैं कृष्ण जी भी तो मस्ती करते थे। मुझसे जवाब क्या देता है वो, मैं बोलती ना अभी तुम इतने बड़े हो गए, बोले नहीं मम्मा मैं आपके लिए तो बच्चा ही हूँ। और ऐसा नहीं है, बहुत जितना सिंसियर है दिखता है इतना नहीं है, बहुत मस्ती करता है, बचपन है, बहुत डांट खाता है, शायद दूसरे बच्चों से ज्यादा बचपन है। बोलता है मैं नहीं करूंगा, मैं आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, बिकॉज ही इज ओनली सन। तो वो बोलता है मैं सब मेरे से ही करता है वो। तो बचपन अगर बच्चे में नहीं तो फिर वो बच्चा कैसा? वही मेरा है कि अभी वो पूरा करता है, पूरा फुल टॉस मस्ती करता है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत खोल क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी सर, आपने कहा कि in 10 years where do I see myself? In 10 years, like up until maybe 2034, at that time I would have graduated my college. Abhi to I'm aiming for IIT, so I'm preparing for IIT JEE exam. So at that time I would have done that. So I aim myself to keep innovating something, as my I have keen interest in mathematics and computing, so I have to work in that field. Side by side I have great interest in administration, as मम्मी ने बताया मुझे IAS की ओर जाना है, and at the end PM of the nation, तो उसके लिए आगे कार्य करना है। बट 2 मेरे जीवन के ऐसे लक्ष्य हैं जो मैं अभी से कर रहा हूँ और मुझे जीवन के अंत तक करना है। दैट इज नंबर 1, मैं जितने ज्यादा लोगों को अपनी बातों से, अपने शब्दों से मोटिवेट कर सकूं। एंड नंबर 2, मुझे भारत में जितने ज्यादा यूथ को, जितने ज्यादा बच्चों को, जितने ज्यादा लोगों तक वापस मैं भारतीय संस्कृति का मैसेज पहुंचा सकूं। ये दोनों चीज मुझे जीवन पर्यंत करनी है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अपने जीवन के अंत तक। और बाकी देखते हैं, वैसे हम खाली अपने प्लान्स बना सकते हैं, उनको रियलाइज भगवान करते हैं। So if God has a different plan for me, I accept it. क्योंकि देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अरे वाह। सो आपको जानकारी देके मुझे भी आनंद हो रहा है कि जो एक मिशन लेके अभी चल रहा है, शायद इंट्रोडक्शन में आपने सुना नहीं सुना या मिस आउट हो गया, वो मिशन का नाम है शिक्षा एंड संस्कार। देखो, ये शिक्षा और संस्कार का समन्वय कहीं ना कहीं यहाँ पे है। यहाँ पे शिक्षा है, यहाँ पे संस्कार है, तो उसका गोल बहुत क्लियर है। IIT भी करना है, उसका तैयारी भी चालू है। ही कैन बी अ रोल मॉडल फॉर मैनी किड्स
If you are having a kids around you, start preparing from the 6th or 7th standard, and definitely he will be the idol for them. Yes. Any other question? Yes. पीछे पूछे. थैंक्स अभी, आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं, और इस एज में सर ठीक है, कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम भी अभी सीख ही रहे हैं, ठीक है. तो सर एक दो क्वेश्चंस हैं मेरे, दैट इज अपने इनोवेशन और स्टार्टअप्स की बात करते हैं. हम देखें आजकल स्टार्टअप, एंड आई एम पर्सनली स्टार्टअप कंसल्टेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशनल. तो सर इसके अंदर क्या है, बेसिकली आपको भी पता है स्टार्टअप 1% से भी कम सक्सेसफुल होता है. जहाँ मेन फंडा आता है दैट इज मनी, लोगों को पैसा नहीं मिलता, राइट. तो सर इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाउ वी कैन डेवलप इट. ठीक है, देखो मनी इज द मैट, आपने बोला ठीक है आप चाह मत रखो, बट अगर आपकी नीड ही नहीं हो, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए आज, राइट. तो हाउ यू, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है उसमें, मैं जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ. देखिए पहले तो मैंने कहा कि चाह हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फल हमारा अधीन नहीं है. चाह रखने में कोई इशू नहीं है, बट फल हमारा अधीन नहीं है. तो जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप्स में आप मेहनत कर सकते हैं, बट व्हाट विल बी द रिजल्ट, आप उसमें कैसे कुछ चीज करते हैं वो आपके अधीन नहीं है. बट मैं अगर बात करूं कि सपोज आपने कोई स्टार्टअप, आपने कहा 1% से कुछ 1% ही रेट है सक्सेस होने का, बट मैं जहाँ तक ये चीज समझ पा रहा हूँ कि आप कोई भी एक नया वेंचर शुरू करते हैं, उसमें आप जो पूरी जर्नी होती है, बहुत सारी चीज ऑब्वियसली उससे सीखते हैं. ऑब्वियसली एट द एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू मनी, और उसके लिए मैं मानता हूँ कि जो चीजें आपने मेहनत करके स्ट्रगल करके वहां सीखी है, भले ही आप आगे जॉब भी करें, बिकॉज मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप्स की, जॉब करना इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज इंडिया में मोस्ट पॉपुलेशन वर्किंग है, खाली कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो खुद के वेंचर स्टार्ट करती है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग. तो अगर उसके बाद सपोज कोई स्टार्टअप किसी ने स्टार्ट किया, से होगा सपोज दे स्टार्ट डूइंग अ जॉब, तो उसमें भी टू रीच हाइट्स, टू गेन सक्सेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी वो लर्निंग्स जो मुझे स्टार्टअप से मिली है. जैसे लोगों से डील कैसे करना, ऑब्वियसली स्टार्टअप आपको इन्वेस्टर्स को पिच करना होता है, आपको लोगों को समझाना होता है. तो अगर आप उसके बाद एक सेल्समैन भी बन जाते हैं, मैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, तो भी वहां से जो आपने कन्विंसिंग पावर सीखी है वो आपको सेल्समैन से मैनेजर से कंपनी में हेड कब बना देगी, यू विल आल्सो नॉट नो. सो जीवन में मैं मानता हूँ ज्ञान और एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. सो इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ यू कैन अटेन सक्सेस इफ you use your knowledge and experience wisely. करेक्ट. और सर बीच में कई लोग हैं ना क्या करते हैं, they drop down, right? They want to continue, but because of some reasons they drop down. काफी चीजें आती है लाइफ में, क्योंकि सबके सर अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है. आई अंडरस्टैंड दैट, राइट. तो सर ठीक है, आई अप्रिशिएट योर पॉइंट्स एंड थैंक यू सो मच अभी, राइट. Thank you so much. Abhi, on behalf of your permission, let me little bit add For sure. the word between innovation. If you are innovative, or if you are having an innovative product which solves the problem of citizen, definitely you will have no issue of finance. Let me tell you. Recently we have conducted one of the program under the youth wing. We have invited Raja Rani coaching founder Priya and Mohit. You won't believe, within 4 years they have currently 7 crore profit margin. Online teaching only. They are also gone in Yeah, they have Shark also Tank. gone to the Shark Tank. They have rejected the offer of Shark Tank. Let me tell you. Yes. So that is where, if you are having that center point, Mark, I think next time creative, mark the highlighted points, it will make the impact. This is what innovation is. Entire discussion was based on the innovation. I have a patent, that is why I am telling you. Granted patent for multi-head 3D printer. I am not worried.
whenever it will be needed, okay, 50,000 royalty per machine, that's it. And I will tell his future after 10 years. He will have at least 5 to 6 patents granted. I'm not talking about published. He will have. I'm damn sure today. Yes, any other question? Yeah, please. Please ask. I want to ask you. Thank you so much. Thank you for leading such a wonderful session. So let me share something and then I'll ask my question. तो आई एम अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन और मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ जो है डेथ के ऊपर, मृत्यु के ऊपर. तो उसमें एक टॉपिक है रीइंकार्नेशन. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको उसकी एज से नहीं जज करना चाहिए, बट उसका जो पास्ट लाइफ है वो बहुत सारे संस्कार और बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है अपने साथ. तो एज डजंट मैटर. आई रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट योर नॉलेज. सो माय क्वेश्चन इज, डू यू मेडिटेट एवरी डे और हाउ मेनी डेज इन अ वीक यू मेडिटेट? फॉर हाउ लॉन्ग यू मेडिटेट? देखिए, जहाँ तक आपने बात, ऑब्वियसली ग्रेट टॉपिक फॉर डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, डेथ. एंड ऑब्वियसली अगर आई वुड जस्ट रिकमेंड यू कि अगर आप इस टॉपिक पर यू स्टडी मोर ऑन भगवत गीता, सो ऑब्वियसली यू विल गेट सम ग्रेट कंटेंट. और जहाँ तक बात है रीइंकार्नेशन की, तो देखिए मैं तो ये मानता हूँ कुछ कृपा प्रभु की रही होगी. आई एम नॉट डिनाइंग, हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान कहते हैं सोल ट्रैवल्स. सो किसी शरीर से तो आई है ये सोल, सो रीइंकार्नेशन इज पॉसिबल. और ऑब्वियसली E.R. स्टीवनसन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट की इतनी रिसर्च है इस टॉपिक पर. जहाँ तक बात है मेडिटेशन की, यस आई डू मेडिटेट. और मेडिटेशन भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. सो वन इज द ध्यान meditation which I do, one is the japa meditation, again I do the japa meditation. So many different kinds of meditation is there. So आप उसमें कौन से meditation को ज़्यादा priority दे रहे हैं वो भी matter करता है. So yes I do meditate, करीबन मेरा 1 hour minimum a day तो हो ही जाता है for meditation. बाकी उसमें और भी चीज़ें आती है जैसे भगवान की आराधना, पूजा. सो वो हमारा इंडियन लाइफस्टाइल जो मैं लोगों को भी अर्ज करता हूँ फॉलो वैदिक लाइफस्टाइल जो पहले हमारे एंसेस्टर्स फॉलो किया करते थे. सो आई ट्राई फॉलोइंग दैट लाइफस्टाइल. और यस मुझे उससे फायदे भी दिखते हैं, बिकॉज मैं तो यही कहता हूँ दैट मेडिटेशन इज नथिंग बट अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग फोकस. तो कहा जाता है आप जिस चीज की प्रैक्टिस करते हो आपको उसकी आदत हो जाती है. सो मेडिटेशन करने से आपको एक जगह फोकस करने की आदत हो जाती है. सो देन through focus you can excel in any fields. Actually मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि I want you to give out message to young people. Yes. They will be motivated. Correctly, surely मैं सारे जितने भी youngsters हैं उनसे कहना चाहूँगा कि start with 5 minutes a day, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट दिन के 300 सेकंड सभी लोग निकाल सकते, कोई वो बात नहीं है. 5 मिनट दिन के आप लोग मेडिटेट कीजिए. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ विद इन अ वीक 5 मिनट्स यानी कि 7 5 35 मिनट पूरे हफ्ते में आधा घंटा, पूरे हफ्ते में बात कर रहा हूँ, आधा घंटा अगर हम लोग मेडिटेट करते हैं तो यू विल सी इतने ट्रेमेंडस रिजल्ट्स. क्योंकि मैं यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं साइंटिफिक क्लेम्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टडीज हो चुकी हैं. स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टडीज है कि जब इंसान मेडिटेट करता है, एक जगह फोकस करता है, तो उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत तेज हो जाती है. और जब न्यूरॉन्स बाइंड करते हैं, अटैच होते हैं, तभी हम कोई चीज याद कर पाते हैं या कोई चीज रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूथ से मेरा ये मैसेज है 5 मिनट कम से कम मेडिटेशन को जरूर दीजिए. और वो 5 मिनट आपके जीवन में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे कि आपके सोच के परे है. Thank you so much. So, any other questions? Okay, so let me invite Shri Shailesh Bhai Desai, Group Chairman. Yeah, please. Thank you Aviji for nice session. My question is about leadership. जो आपने बताया कि लीडरशिप में अलाइनमेंट होना चाहिए इनोवेशन के लिए,
और उसके बाद अगर लीडरशिप में अलाइनमेंट हो गया है इनोवेशन के लिए, उसके बाद जो टीम है जो कंपनी में काम करती है उसमें वो इनोवेशन कैसे वो इनकलकेट करे और वैसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करे। ओके, तो आपने कहा, देखिए पहले तो लीडरशिप में जैसे मैंने बताया, लीडरशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि लीडरशिप हैज अ विजन। सो लीडरशिप आपका एक विजन देती है और टीम उस पर आगे कार्य करती है। सो लीडर गिव्स द विजन एंड टीम उस पे विजन को लेकर आगे एग्जीक्यूशन करती है। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ साइकिल। तो जब हम पहले हमारा विजन जब होगा इनोवेशन, तो सपोज मैं किसी ऐसी कंपनी में हूँ, कोई भी कंपनी में, देखिए मैं ये नहीं कहता इनोवेशन खाली प्रोडक्ट में नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ी है कि मैं प्रोडक्ट कंपनी हूँ, मैं सपोज कंटेनर्स बना के बेच रहा हूँ, मेरा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं कंटेनर्स पे डिजाइन बना के बेचने लग जाऊँ। मुझे उसमें इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी में इनोवेशन कर सकता हूँ। सो इनोवेशन डज नॉट मीन ओनली प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन, इनोवेशन कैन लीड टू स्ट्रैटेजी इनोवेशन। सो इसीलिए ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले इनोवेशन का जो, मतलब सपोज मैं नहीं बोल रहा इनोवेशन किसी कोई टीम मेंबर भी कर सकता है, बट ये होना चाहिए कि पहले लीडरशिप उससे अलाइन होनी चाहिए। सो फर्स्ट एज लीडर्स ऑफ योर बिजनेस आपको इनोवेशन अपना विजन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो पूरी टीम है उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि कुछ नई चीज इनोवेट कर सकें। देखिए क्योंकि ह्यूमंस की एक पूरी, हम कह सकते हैं माइंडसेट है उनके, ये हमारे जीन्स में है टू इनोवेट। क्योंकि प्राचीन काल से वो आदि मानव से अभी यहाँ तक हमने इनोवेट किया ही है। दीज आर आल्सो इनोवेशंस। तो वी इन आवर जीन्स वी हैव इनोवेशन। तो किसी को अगर वैसा माहौल दिया जाए और वैसा माइंडसेट उनको अलाइन करने दिया जाए तो आपकी टीम ही फिर इनोवेट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। और जब लीडर का विजन टीम के एग्जीक्यूशन से अलाइन हो जाता है तो फिर कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बट इसमें ये भी है कि पूरी टीम का विजन एक साथ होना चाहिए। अच्छा ओके, मैं आपको बस टीम की जो पावर है एक साथ एक विजन होने की, वो दिखाने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आप सभी से कराना चाहूंगा कि सभी लोग अपने ऐसे हाथ लें। अरे शैलेश भाई माइक पकड़ जो, नहीं तो नहीं मजा आएगा। सभी लोग अपना ये एक ऐसा हाथ लें, उसमें आप ये ऐसे टैप करना शुरू करें। ऐसा नहीं लग रहा हल्की हल्की बारिश हो रही, करते रहे। अब दूसरा, दो उंगलियों से करें। कम ऑन, बारिश नहीं हो रही, तीसरी तीन उंगली, कम ऑन, पूरा करते हैं। थैंक यू फॉर अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि शर्मा। तो देखिए मैंने आपको ये चीज समझाई कि टीम में कितनी पावर होती है। तो आप लोग जैसे जैसे मैं बोलता गया आप लोगों ने किया, एक साथ एक स्टेप में इनोवेशन किया। भले ही आपका एग्जीक्यूट, मैंने अपना एक विजन रखा, आपको जो मैंने एग्जीक्यूशन दिया आप लोगों ने उसके साथ अलाइन करके वो किया, तो एट द एंड जो विजन था, मतलब जो विजन लेकर मैंने पूरी चीज करी थी वो फुलफिल हो गया। आई गॉट अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम ऑल यू गाइस। तो ओके अगेन थैंक यू सो मच। तो यही चीज है इनोवेशन की पावर। यहाँ पे तो खैर कोई इनोवेशन नहीं था, ये आइडिया अपने आप में एक मेरा इनोवेशन है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे टीम की पावर दिखाना चाह रहा था कि जब विजन और एग्जीक्यूशन अलाइन होता है तो क्या वंडर्स हो सकते हैं। सो अगर आप एक पहल भी करेंगे ना इनोवेशन की, तो मोर और लेस आगे जाकर वो साकार जरूर होगी। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Avi. So, wonderful, Wonder Boy. I would like to request Shri Shailesh Bhai Desai, Group Chairman of SGCCI, to propose a vote of thanks. मित्रों, आपने अभी जिनको सुना वो वंडर बॉय नहीं है। जब आप सुनने आए थे तब आपको लगा था कि ये वंडर बॉय है, लेकिन आपने अभी लगा कि वो ही इज अ CEO ऑफ सम कंपनी, और ये चेयरमैन कोई कंपनी का है जिसकी जो इतनी अच्छी सोच हो, इतनी अच्छी डिलीवरी हो, इतना अच्छा ये सोचते हैं और स्पॉन्टेनियसली इतना ये कन्वे कर पाते हैं। दैट इज़ द वंडर ऑफ हिज, ये जो बेसिक जो वंडर बॉय जो उनके ऊपर टैग लगा है, वो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए CEO ऑफ वंडर बॉय।
तो ये एक उनके लिए जरूरी है। हाँ, और मेरी बात हो रही थी उनकी मम्मी से, वनीता मैडम से, तो मैंने बोला कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले एक ही है। मैंने बोला आपने 4-5 बच्चे क्यों नहीं पैदा किए हैं? कि भारत देश के लिए ये अच्छा रहता कि कुछ अच्छा अपने को मिलता, और अभी जो मिल रहा है वो। सो पहले तो एक चीज़ है कि अमित भाई उनके फादर, वनीता मैम उनकी मदर, पहली ताली तो उनके लिए हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा वंडर बॉय CEO को हमारे बीच में लाने के लिए थैंक यू वेरी मच। दूसरा अभी के लिए, अभी जैसे आपने सुना कि भाई इनका IQ आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। आइंस्टाइन का IQ 141 था, इन अभी का IQ 161 है। बहुत से लोग हैं जिसका IQ बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन ये इस उम्र में इतना IQ वो बहुत कम बच्चों में होता है। जैसे आपने बताया कि रिइंकार्नेशन में है, तो ये हो सकता है कि ये भी है, साइंस भी बोलता है। और लेकिन उनकी जो जर्नी है वो बेसिकली उनके माता पिता से शुरू हुई है, और माता पिता ने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया, उनके एक गर्भ संस्कार ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से इतना अच्छा वंडर बॉय, CEO वंडर बॉय जो हमारे बीच में आए। थैंक यू वेरी मच अभी। वी आर सो हैप्पी टू रिसीव यू इन दिस पोडियम। और आपने जैसे ऐसे सोचा होगा कि आप चलो 15 साल के बच्चे को सुनने जाए, और वो 15 साल के बच्चे के सुनने जाए, उनके लिए आप अपने लिए ताली बजाइए प्लीज़, क्योंकि ये एक अंदर से कुछ था आपके अंदर कि भाई मैं 15 साल के बच्चे में क्या ऐसा होगा कि जो मैं सुनने जाऊँ। मैं 25 का हूँ, 50 का हूँ, 40 का हूँ, मुझे क्या सीखना है। लेकिन ये जो आपकी जो अंदर से एक सीखने की जो तड़प है, वो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो ग्रुप चेयरमैन के अंडर में हमारे चेयरमैन आते हैं राकेश भाई, जिन्होंने अच्छी तरह ये सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, और साथ में डॉक्टर विजय भाई रादड़िया, ये हमारे जो है ना वो ही इज़ अ डॉक्टरेट, और अभी औरो यूनिवर्सिटी में ही इज़ अ प्रोफेसर देयर। सुबह में औरो यूनिवर्सिटी में अभी शर्मा वहाँ पे लेक्चर दे के आए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो BBA MBA करने वाले बच्चे हैं उनको वो वहाँ पे लेक्चर दे के आए। वो मैं लेक्चर नहीं पढ़ूँगा, डिजिटल एंटरप्राइज के बारे में। तो दैट्स व्हाट आई एम सो थैंकफुल फॉर। और हमारे ये अपने अशोक भाई जीरावाला, ही इज़ ऑल्सो ग्रुप चेयरमैन, तो ये भी आए, और ही इज़ ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टीम। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अभी ऐसे ही हम नए कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आएंगे, और इनके अंदर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके बिना हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। बहुत से अच्छे वक्त आएंगे, बहुत से अच्छे सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो वी कंक्लूड प्रोग्राम हियर। थैंक यू।